सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, प्रधानमंत्री ने कहा दिए जलाइए, हमने जला लिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि थाली लोटा बजाइए, हमने बजा लिया, क्योंकि हमें उन स्वास्थ्य कर्मियों को सलाम करना था, धन्यवाद करना था, जो कोरोना से लड़ाई में सबसे आगे जोखिम लेकर लड़ रहे हैं। लेकिन उसके बाद हम उनको भूल गए। इस समय शायद बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि देश भर के 7 लाख आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी कर्मचारी और मिड डे मील बनाने वाले कर्मचारी ये लगातार स्ट्राइक कर रहे हैं, 3 दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हम जानते हैं कि आशा वर्कर गांव-गांव में प्राइमरी जो बेसिक कर्मचारी हैं, गांव-गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सक्रिय होते हैं और बहुत ही कम मजदूरी में, कम तनख्वाह में वो काम करते हैं। और इस समय जबकि कोविड-19 का इतना बड़ा अटैक है, तो वो अपनी जान जोखिम में लेकर काम कर रहे हैं। ऐसे में जरूरत थी कि उनको सपोर्ट किया जाता। केंद्र सरकार, राज्य सरकार हर स्तर से उनका सहयोग करती, लेकिन वो नहीं हो रहा है और वो लोग इसीलिए नाराज हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ सीपीआई की वरिष्ठ नेता अमरजीत कौर जुड़ रही हैं, जो कि इस आंदोलन से जुड़ी हुई हैं, आशा वर्कर और इन तमाम लोगों से। हम उनसे जानेंगे कि आखिरकार सरकार का रवैया ऐसा क्यों है और इतने नाराज क्यों हैं ये कर्मचारी। अमरजीत जी। पहली बात तो ये है कि सरकार ने कोरोना महामारी को हेल्थ इमरजेंसी समझा ही नहीं। सरकार ने इसको डिजास्टर मैनेजमेंट का करार दिया, और डिजास्टर मैनेजमेंट का मतलब है कि आप इस सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर की तरह डील करेंगे। और उसी को हमने देखा कि जो लोग वर्स्ट अफेक्टेड हुए लॉकडाउन से, उनके साथ बहुत डिह्यूमनाइजिंग बिहेवियर किया गया वर्कर्स के साथ। तो कहानी तो वहीं से शुरू हो जाती है कि आप समय नहीं दिए और 4 घंटे के समय पे लॉकडाउन कर दिए, सिर्फ 4 घंटे का समय दिए। और सरकार 4 महीने सोई रही। इवन जब WHO ने हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया तो इनको प्रिपरेशन करना चाहिए था, और उस प्रिपरेशन के टाइम पे हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करने के साथ साथ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, डिस्पेंसरी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये पब्लिक हेल्थ सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए था। और उसमें बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता हमारी आशा वर्कर्स और इन्हीं के जैसी आंगनवाड़ी या मिड डे मील वर्कर्स जो फील्ड में काम करते हैं, सरकार के अलग अलग विभागों में वो काम करते हैं। उनका सीधे कम्युनिटी से रिश्ता होता है। उनके सारे के सारे काम, चाहे आशा वर्कर, आंगनवाड़ी और दूसरे हैं, उनको कम्युनिटी पे ही काम करना होता है। तो अगर इसको हेल्थ इमरजेंसी लिया गया होता तो फिर ये माना गया होता कि पहली स्टेज पे जिसने सबसे बड़ी मदद करनी है वो कम्युनिटी की इन महिलाओं ने करनी है, जो लोगों के बीच में जाएंगे, उनको जानकारी देंगे कि हेल्थ इमरजेंसी आ गई है, हमें क्या प्रिकॉशन लेनी है, हमें कैसे सफाई रखनी है, हमें कैसे मास्क लगाना है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ये सब कुछ वो एक्सप्लेन कर पाते। तो ये कई लेवल पे काम होना था, लेकिन सरकार ने 4 महीने वेस्ट किए। उन्होंने हेल्थ सिस्टम इम्प्रूव करना था, नहीं किया। उन्होंने लोगों को समझाना था, नहीं किया। ये ग्रास रूट वर्कर से लोगों को, कम्युनिटी को, जनता को समझाना था, वो नहीं किया। एक्सपर्ट्स की राय लेनी थी, वो नहीं किया। पार्लियामेंट चलती रही, इन्होंने पार्लियामेंट को विश्वास में नहीं लिया। राज्य सरकारों से बात तक नहीं की, पॉलिटिकल पार्टी से चर्चा नहीं किया, ट्रेड यूनियन, किसान या दूसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, किसी से बात नहीं की। और जो आदत है मौजूदा गवर्नमेंट की कि यहाँ कुछ आएगा रात में और 8 बजे कुछ भी घोषणा कर देंगे, जैसे नोटबंदी की कर दी थी और फिर लोगों ने लाइनों में लग के कष्ट सहा था, ऐसे ही ये हुआ है। आशा वर्कर के साथ वापस लौटते हैं, इन वर्कर्स के बारे में बात करते हैं कि इन वर्कर्स को ना तो ट्रेनिंग दी गई, ना ही फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया, ना ही इनको जो शुरू में जो गियर मिलने चाहिए थे, सुरक्षा के किट वगैरह मिलने थे, वो भी नहीं मिले। अभी क्या स्थिति है? अभी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार का रवैया कुछ बदला है या और भी खराब हो गया?
ये मैं कह सकती हूँ आपसे कि जैसा मैंने आपसे जिक्र किया कि हेल्थ सिस्टम के जितने कंपोनेंट है, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल, सफाई कर्मचारी और फिर नीचे हम आते हैं जो फील्ड में जाएगा, और फील्ड में ये स्कीम वर्कर जाएंगी जिसमें आशा वर्कर का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। इसलिए भी महत्वपूर्ण रोल है कि आशा वर्कर की इंटरवेंशन नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत इसलिए हुई थी कि हमारे देश में जचकी में औरतें बहुत मर रही थी और इसलिए हॉस्पिटल डिलीवरी होना चाहिए। बेसिकली उनका कम्युनिकेशन स्किल है, वो फैमिली के साथ, कम्युनिटी के साथ उनका लिंक है, वो उनको कन्विंस करते हैं कि गर्भवती महिला हुई तो क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है, कन्विंस करते हैं कि उनकी हॉस्पिटल चेकअप इंटरवल्स पे होनी है और फिर उनकी हॉस्पिटल डिलीवरी होनी है। तो हेल्थ के जो बेसिक टीनेंट्स है उसकी उनको उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो एक बहुत कारगर हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट था कम्युनिटी के बीच में जाने का। लेकिन जब सरकार ने डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्निकल स्टाफ की ही केयर नहीं की है तो ये जो फील्ड वर्कर है इसको तो वर्कर का स्टेटस भी नहीं है। ये तो ऑनरेरियम पाने की बात है, लेकिन इसको ऑनरेरियम भी नहीं है। आंगनवाड़ी वर्कर को ऑनरेरियम है, मिड डे मील वर्कर को ऑनरेरियम है, लेकिन इन आशा वर्कर्स को इंसेंटिव्स के बेसिस पे जिंदा रखा जाता है। तो इनसे ये कहा गया कि आपको अब नीचे काम करना है, वो भी जब महामारी काफी फैलने लगी तो आपको कम्युनिटी में जाना है, टेम्परेचर टेस्ट करना है, आपने फॉलो अप लेना है, कोई केस पाया जाएगा तो एकदम इंफॉर्मेशन देनी है, आपको डाटा कलेक्ट करना है, ये सब कुछ उनको कहा गया। तो जब हमारे डॉक्टर्स और नर्सिस की शिकायत है कि हमें पगार नहीं मिली, हम किराया नहीं दे पा रहे, नर्सिस कह रही हैं हमसे 12 घंटे काम ले रहे हैं, हम पीपीई में खड़े नहीं हो सकते, सब इश्यूज हैं सब सेक्शंस के। तो ये बेचारी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कहलाती हैं, गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत इनका काम है, लेकिन ये वॉलंटियर हैं, वर्कर का स्टेटस नहीं है, इनके लिए कोई फिक्स ऑनरेरियम नहीं है और इनको सिर्फ इंसेंटिव बेस्ड रखा गया है। तो उनकी सुनवाई तो लास्ट में होगी और महिलाओं की वैसे भी लास्ट में होती है, और फिर ये वर्क सिचुएशन में सबसे नीचे हैं इसलिए है। तो आज अगर इनकी ये शिकायतें हैं तो इनके साथ क्या किया गया, इनके इंसेंटिव बेसिस है कि आपने एक केस डील किया प्रेग्नेंट वुमेन का, आपने कौन कौन से उनको इंजेक्शंस दिला दिए, फिर आप डिलीवरी हॉस्पिटल में करवा पाए, तो उसके बेसिस पे पर केस पे जो होता है दैट इज द ओनली इंसेंटिव दे गेट, दे डोंट हैव फिक्स्ड पेमेंट, वो नहीं है इनका। तो जब इनसे इसमें काम लेने लगे कोरोना में, इनको प्रॉमिस किया गया इंसेंटिव का। 2 हिस्सों में बांटते हैं अमरजीत जी, इसको 2 हिस्सों में बांटते हैं। पहला तो आपने कहा कि आशा वर्कर की पहले से परेशानियां हैं, कोरोना के आने के पहले ही उनके साथ इस तरह का व्यवहार होता था, उन्हें उस तरह का वर्कर नहीं माना जाता था, उनको उतना धन नहीं दिया जाता था, वो अपने पैसे से आवागमन करती थी और तमाम तरह की दिक्कतें झेलती थी। लेकिन कोविड के मामले में, जबकि ये तो इमरजेंसी का मामला था, तब सरकार को अलग से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए थी कि हमें इनकी सहायता की, इनके काम की जरूरत है, तो अलग से कुछ इसके लिए फंड का इंतजाम करती। जो पुरानी समस्याएं हैं उनका इलाज तो चाहिए ही, होना भी चाहिए, लेकिन अभी जो इमरजेंसी क्रिएट हुई है उसको ध्यान में रखकर राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को सोचना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं सोचा। तो मैं ये चाहता हूं कि आप मुझे आशा वर्कर की 1, 2, 3, 4 करके क्या क्या मुसीबतें वो झेल रही हैं उसके बारे में बताएं, जिसकी वजह से नाराजगी है। मुकेश, आपने ठीक कहा कि 2 हिस्सों में ही देखने की जरूरत है। कुछ प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रही थी, वो अभी सॉल्व नहीं हुई थी, वर्कर स्टेटस मांग रहे थे, वो कह रहे थे कि हमारा भी एक फिक्स्ड ऑनरेरियम कर दीजिए, उसके ऊपर आप इंसेंटिव कीजिए। इनको कहीं बैठने की स्थान नहीं है हॉस्पिटल में, जब ये जाए इनको खड़े रहना पड़ता है, वहां उनको ह्यूमिलिएट करते थे, परेशान भी करते थे, वो सारी प्रॉब्लम्स थी इनके साथ, ये ऑलरेडी थी। पर इस कोरोना के दौरान गवर्नमेंट ने ये कहा कि जो हम आपसे फील्ड वर्क लेंगे उसके लिए हम आपको इंसेंटिव्स देंगे, कितनी फैमिलीज आप विजिट करोगे उस फैमिली के बेसिस के ऊपर पर फैमिली के हिसाब से हम आपको इंसेंटिव देंगे। और ये अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स ने अलग अलग इंसेंटिव फिक्स किया, ये भी एक जैसा नहीं है। दूसरा चीज उन्होंने ये कहा कि आपके को सारे इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, ये दूसरा प्रॉमिस था।
तीसरा प्रॉमिस ये था कि जहां आप संक्रमित लोगों के टच में जाओगे तो फिर उस स्टेज में पीपीई भी जरूरत होगा, क्योंकि पीपीई की जरूरत तभी होती है जब ऐसे पेशेंट्स के सामने आपको जाना है। लेकिन जब आप नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जा रहे हैं तो मास्किंग भी सफिशिएंट है। लेकिन मास्क भी गवर्नमेंट ने अप्लाई करने हैं। जब जिनकी कोई पगार ही नहीं है, जिनको जो इंसेंटिव बेस्ड है, वो अपने पैसों से वो खरीदेंगी। और जो आपने जिक्र किया कि अपने किराए खर्च करके वो जाती थी जब पहले भी काम करती थी, और ऐसी सिचुएशन में जब कन्वेंस नहीं चल रही, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, बहुत सी फैमिलीज के यहाँ कोई साइकिल या स्कूटर पे भी छोड़ने नहीं उसको जा सकता है कम्युनिटी में, वो पैदल चलती हैं और प्राइवेट व्हीकल्स करके खर्चा कर रही हैं। ऐसी इसमें तो ये सिचुएशन भी में समाचार आए थे अमरजीत जी कि कोई इस गांव की आशा वर्कर है, उसको 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर का कोई गांव दे दिया गया, तो उनकी मुश्किल बढ़ा दी। यस, तो इसलिए पैदल चलना, बुरी हालत में चलना, सेफ्टी इक्विपमेंट्स नहीं होना, मास्क अवेलेबल नहीं होना, और जो कोई संक्रमित हो रही है तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं है कि आपको हर हालत में बेड दिलाएंगे। अगर वो बैठ गई है 14 दिन की क्वारंटाइन, उसको बोल दिया गया अपने घर के अंदर करो क्योंकि तुम ऐसे पेशेंट्स के टच में आए थे, उसको पॉजिटिव अभी नहीं भी पाया गया, तो वो जो 14 दिन बैठेगी एवरीथिंग इज लॉस्ट, उसके वो डेज काउंट नहीं होंगे, उसको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा। और अगर वो संक्रमित हो गई है तो उसके बाद तो टोटल अबंडनमेंट है उसकी। और बहुत सारी जगहों के ऊपर ऐसी आशा वर्कर्स को हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मिला, जब उनको ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुआ या कुछ हुआ तो डेथ्स भी हुई हैं, वर्कर्स की डेथ्स भी हुई हैं अलग अलग स्टेट्स में। फिर प्रॉमिस किया गया था कि अगर शुरू में कहा गया था कि 50 लाख रुपया दिया जाएगा जो भी हमारे कोरोना फाइटर्स हैं, मींस हेल्थ सिस्टम के अंदर जिक्र किया गया था। बाद में क्या पाया गया कि इनको कवरेज ही नहीं है, तो फिर ये वर्कर्स अपने इश्यूज पे कि हमें पीपीई दो, हमें मास्क दो, हमारा इंसेंटिव फिक्स करो, और ये जो डिक्लेयर कर रहे हैं अगर हम मर जाएंगे तो हमारे परिवार का क्या होगा, उसको लेके ये बहुत एजिटेट हुई। और डिफरेंट स्टेट्स के अंदर कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं महीना, कहीं तो 1.5 महीना हो गया है, ये एजिटेशन चल रही है इन आशा वर्कर्स की। वो काम भी नीचे कर रही हैं और प्रदर्शन भी कर रही हैं, दोनों काम कर रही हैं। मैं आपको बताऊं, कोई स्टेट नहीं छूटा है जहां पर आशा वर्कर्स ने एजिटेशन इस दौरान, कोरोना महामारी के दौरान नहीं किया हो। एजिटेशन किया, अपने इश्यूज को आगे रखा है, जिसके चलते हुए किसी स्टेट गवर्नमेंट से वो कुछ अमाउंट फिक्स करवा पाई है, कहीं 2000, कहीं 3000, कहीं 4000 स्टेट गवर्नमेंट उनको देगी अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव। इट इज नॉट इंसेंटिव, अपार्ट फ्रॉम इंसेंटिव कुछ फिक्स करेंगे। लेकिन जो फिक्स का अनाउंस किया लागू कोई नहीं कर रहा है। See, अब इनका एजिटेशन क्यों है, ये सड़क पे क्यों आ रही, तुम प्रॉमिस करते हो देते नहीं हो। थोड़ा बातचीत करना चाहूंगा अमरजीत जी। हमारे दर्शक देखें कि जिस गोदी मीडिया को वो दिन रात देखते हैं, उस गोदी मीडिया में क्या कभी उन्हें आशा वर्कर्स पर कोई रिपोर्ट देखने को मिली, कोई प्रोग्राम देखने को मिला कि वो जो गांव देहात में मीलों चलकर ये सब काम कर रही हैं, उनके लिए उनकी सरकार क्या कर रही है। हम दिन रात मंदिर मस्जिद गाते रहते हैं, सुशांत सिंह की मौत पर स्यापा करते रहते हैं, लेकिन हमें इन लाखों वर्कर्स के बारे में कोई न जानकारी है, ना हमारी दिलचस्पी है उनकी समस्याओं को जानने में, और ना ही हमारा गोदी मीडिया कुछ बता रहा है। तो ये समझने की जरूरत है कि ताली बजाने से, लोटा थाली बजाने से, दिया जलाने से इनका कोई भला नहीं होगा, और ना ही ये दूसरों का कोई भला कर पाएंगी। इसलिए जरूरी है कि इनकी समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। तो क्या अब मैं अमरजीत जी जानना चाहता हूं कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसके क्या रिजल्ट निकल रहे हैं? क्या केंद्र सरकार ने कुछ बातचीत करने का न्योता दिया है? राज्य सरकारों का रुख कुछ बदला है? आम आवाम का जो समाज जहां काम करते हैं उनके रुख में कोई बदलाव आ रहा है? इनका साथ कोई दे रहा है? देखिए, ऐसा है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो इन्फ्लुएंशियल मीडिया है, जिसका नाम ही आजकल गोदी मीडिया हो गया है, क्योंकि वो सिर्फ जो सरकारी
तथाकथित प्रगति है या अचीवमेंट्स है सो कॉल्ड, उसके बारे में ढिंडोरा पीटते हैं, या गवर्नमेंट का अगर एजेंडा है कि जो असली इश्यूज है लोगों के जिनसे वो जूझ रहे हैं उनको ना दिखा करके वो डाइवर्शन की टैक्टिक्स जो गवर्नमेंट की है उसी के ही शिकार है वो मीडिया। तो उन्होंने तो वो भी नहीं दिखाया था जब मजदूर मीलों चल रहे थे और मर रहे थे सड़कों के ऊपर या रेलवे पटरियों पे कट रहे थे, बच्चियों को गोदी में लेके या अपनी बूढ़ी माँ को गोदी में लेके चल रहे थे, या बच्चे टैचियों पे सोए हुए थे। तो उस मीडिया का तो आप क्या ही कहेंगे। जब मजदूरों की ह्यूमिलेशन हो रही थी तो वो भी उनको दिखता नहीं था। तो फिर इन महिलाओं को जो आशा वर्कर्स हैं वर्किंग सेक्शंस के बीच में बड़े लो रंग में रखी गई हैं, वर्कर का स्टेटस भी नहीं है, तो उस मीडिया की कोई रुचि नहीं है, वो नहीं दिखाना चाहते कि इनके साथ क्या बीत रहा है। तो जब वर्कर है सच के साथ वो नहीं दिखाना चाहते, तो जिस बेचारी को वर्कर का स्टेटस भी नहीं है उसकी तरफ इन लोगों का ध्यान नहीं है। इसलिए ये ताली बजाना, थाली बजाना या फूल बरसवाना ये इवेंट मैनेजमेंट हो सकती है। ये कुछ देर के लिए गोदी मीडिया को आप एजेंडा दे सकते हैं कि वो इस पे हो हल्ला करते रहे, लेकिन ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है। अब हो क्या रहा है कि इनकी जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कह रहे हैं आप रिस्क मत लो, आप काम छोड़ दो, आप जिंदगी खतरे में है आपकी। वो अपने बच्चों से नहीं मिल पा रही क्योंकि वो फील्ड में जा रही हैं, तो अपनी फैमिली में नहीं रह रही हैं। अगर फैमिली में रह रही हैं तो बिल्कुल अलग थलग रह रही हैं। तो एक तो फैमिलीज का प्रेशर है, उनके बच्चों का समस्या है, और दूसरा सरकार भी नहीं पूछेगी तो इनको बहुत बुरी हालत में रखा गया है। इसीलिए सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इनके वास्ते इनसे कहा कि आपकी जितनी फेडरेशन और एसोसिएशन है पूरे हिंदुस्तान भर में, तुम अलग अलग राज्य में लड़ रही हो, राज्य सरकार तुम्हें बुलाती है, कुछ वायदा करती है और उसके बाद वो भी इम्प्लीमेंट नहीं करती है, तो तुम्हें ऑल इंडिया लेवल पे ये एजिटेशन उठाना पड़ेगा, क्योंकि ये नेशनल स्कीम है और ये गवर्नमेंट की हेल्थ मिनिस्ट्री के तहत है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े लंबे चौड़े प्रॉमिसेस किए थे इलेक्शन से 2019 से पहले, आंगनवाड़ी का, आशा वर्कर का, मिड डे मील वर्कर का, इन्होंने कुछ फिक्स अमाउंट भी अनाउंस किया था, लागू नहीं किया। तो कुर्सी पे बैठने के बाद अब कोरोना महामारी आई है, तो जनता के लिए वो महामारी है, लेकिन मोदी की सरकार के लिए तो वो बहुत बड़ा वरदान आ गया है, क्योंकि वो किसी की सुनना नहीं चाहते हैं। तो वो वरदान है कि मजदूर को पीट लो, किसान को पीट लो, जिसको पीटना पीट लो, श्रम कानून बदल लो, जो विरोध करता है उस पे यूएपीए लगा दो, सेडिशन लगा दो, ये अपने एजेंडे पे है, और पब्लिक सेक्टर बेच डालो। तो जब ये अपने उस एजेंडा के ऊपर है, ऐसी सिचुएशन में हम लोगों ने इनसे कहा कि आपको सेंट्रली एक्शन लेना चाहिए। इनकी सारी फेडरेशन और एसोसिएशन जो हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के साथ चलने वाली हैं, अलग अलग के साथ, उनका ज्वाइंट मीटिंग हुआ और वो इस निर्णय पे पहुंचे, हम पूरे देश में हड़ताल करेंगे। 7 अगस्त और 8 अगस्त को बहुत शानदार इन्होंने एक्शन किए, गोदी मीडिया ने दिखाया नहीं। सिर्फ सोशल मीडिया पे जो हम लोग कुछ डाल पाए, कर पाए, कुछ सेंसिटिव जो सोशल मीडिया पे साथी है या अपने ऑनलाइन चलाते हैं, उन्होंने कुछ कवरेज दिया। लेकिन इतने कोरोना के इस हालात के अंदर इतने शानदार तरीके से प्रदर्शन हुए पूरे देश में, लेकिन सरकार ने उसका संज्ञान नहीं लिया। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया था कि 9 तारीख को, जब भारत छोड़ो आंदोलन वाले दिन देश बचाओ के आंदोलन पे सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस और फेडरेशन एसोसिएशन दूसरी सब पब्लिक सेक्टर की उतरेंगी, उस दिन वो भी बढ़ चढ़ करके आएंगी, हिस्सा लेंगी, और वो उन्होंने आज बखूबी किया है। दिल्ली के अंदर भी किया, दूसरे राज्यों में भी किया, बहुत बड़ी तादाद में उन्होंने हिस्सा लिया है, और वो ये तवक्को कर रही हैं, उम्मीद कर रही हैं कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस बहुत मजबूती से इनके प्रश्न को उठाए। मैं आपको मुकेश जानकारी देना चाहती हूँ कि इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस हुई थी 45वीं, फिर 46वीं, उसमें हम सेंट्रल ट्रेड यूनियन सक्सेसफुल हुए थे स्कीम वर्कर्स का एजेंडा रखवाने में। आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील वर्कर और ऐसे और जो स्कीम वर्कर्स हैं, चाइल्ड लेबर स्कूल और शिक्षा मित्र और ये वो, तो उसमें इनको वर्कर स्टेटस मिलना चाहिए, मिनिमम वेज मिलना चाहिए, ये इश्यूज हमने रखे थे। सोशल सिक्योरिटी कवरेज मिलना चाहिए, इनको हेल्थ के बेनिफिट्स मिलने चाहिए, ये रखे थे। आईएलसी के अंदर वो रिकमेंडेशंस दी गई थी, और
सरकार आराम से सो रही है। ये 2013 की बात थी और उससे पहले वाली। क्या आपको नहीं लगता है कि हाँ, क्या आपको नहीं लगता है कि अब एक अल्टीमेटम देकर पूरा काम बंद करने की चेतावनी देनी पड़ेगी, तब सरकारें जागेंगी? क्योंकि वैसे तो सरकारों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2-3 दिन की हड़ताल होगी, अपने वो आंख बंद करके इसको गुजर जाने देंगे। देखो, सरकार को फौरी तौर पे फर्क पड़ता है ये नहीं, लेकिन फर्क पड़ता है। हम लोग जो हैं नीचे, जब ग्राउंड तैयार होता है, जब सुनी नहीं जाती है, जो भी समाज का हिस्सा संघर्ष कर रहा हो, सुनी नहीं जाती है, तो उसके आंदोलन और तेज होते हैं, ऊंचे होते हैं, पकड़ में आते हैं और फैलते हैं। एक तो ये है। दूसरा ये है कि सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ वेरियस सेक्शंस ये इमर्ज हो रहा है अब, कि जो सरकार गूंगी बने रहना चाहती है, बहरी बने रहना चाहती है, अंधी रहना चाहती है और अपने मीडिया को सिर्फ अपने गुणगान सुनाने के लिए लगी रहती है, तो नीचे लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ आने लगता है और उनकी ऐसा जो मीडिया है सिर्फ गवर्नमेंट के गुणगान गाने वाला, उससे वो परे हटते हैं और वो अपने दुख दर्द को बांटने की प्रयास करते हैं। और इसीलिए हमने आज जैसे देखा कि मजदूरों और किसानों ने कॉन्साइड किया अपनी लड़ाई को, और इन स्कीम वर्कर्स ने अपने संघर्ष को 7, 8, 9 प्लान किया ताकि 9 को वो सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ज्वाइन कर सके। तो सरकार को अभी फौरी तौर पे फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फर्क एक दूसरे लेवल पे पड़ रहा है कि नीचे धरातल के ऊपर लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा चक्षु खुल रहे हैं कि ये झांसा दिखाते हैं, झूठ बोलते हैं। जैसे आज किसानों ने किया तो कहा हम 1 लाख करोड़ जो है किसानों के लिए कर रहे हैं, वो कुछ नया नहीं है, वो तथाकथित 20 लाख पैकेज का हिस्सा है, 20 लाख करोड़ का, और जो ऑलरेडी पार्लियामेंट और बजट तय कर चुकी है वो उसका हिस्सा है, लेकिन यूं फेंकते हैं कि जैसे हमने बहुत कर दिया। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है। और चूंकि ये जो वर्कर्स है नीचे, इनका गांव से ताल्लुक है, इनका छोटी बस्तियों से ताल्लुक है, ये परिवारों से आती हैं महिलाएं, बच्चियां, इनमें से बहुत सी विधवा हैं, वही उनकी रोजी रोटी के साधन होते हैं, एकल औरतें हैं, वो उनके साधन हैं, पढ़ी लिखी बच्चियां हैं लेकिन कहीं रोजगार नहीं मिल रहा उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, तो वो इसी काम को करने के लिए चल निकलती हैं। तो वो कम्युनिटी का पार्ट है। उनके साथ ये जो ज्यादती है सरकार को बहुत महंगी पड़ेगी। आज नहीं तो कल ये सिचुएशन आएगी कि फिर सरकार से कहा जाएगा कि तुम हटो, फिर तुम रिजाइन करके एक साइड में हो, तुमसे कुछ नहीं होता। जी अमरजीत जी, बहुत संक्षेप में आपने बड़ी बड़ी बातें इस पूरे आंदोलन के बारे में बता दी हैं। सरकार चेते न चेते, कब चेते ये अलग बात है, लेकिन हमारे समाज को भी सोचना चाहिए। समाज को जिसको सेवाएं दे रहे हैं ये वर्कर्स, उनके बारे में अगर वो नहीं सोचेंगे तो उन्हें वो दूसरा कोई मौका आएगा तब वो सेवाएं कैसे मिलेंगी। तो इसलिए समाज को भी मानवीय आधार पर सोचना चाहिए। इनके बारे में अगर सरकार नहीं सोच रही तो इनके साथ मिलकर सरकार पर दबाव डालने की कोशिश करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अमरजीत जी, इस बहुत ही अहम मुद्दे पर आपने हमसे बातचीत के लिए समय निकाला। बहुत जरूरी है जिस पर बहुत होनी चाहिए हमारे समाज में, लेकिन नहीं होती है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि डाइवर्जनरी टैक्टिक्स न केवल सरकार बल्कि हमारा मीडिया भी अपनाता है ध्यान बटाने में, लेकिन इस पर ध्यान जाना चाहिए लोगों का। उम्मीद है कि जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।